बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मिस एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्टनर्स, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने फंड्स जो हैं वो मिस अप्लाई किए हैं। अब क्वेश्चन यही आता है कि अगर मिस एप्लीकेशन हुई है फर्म के फंड्स की, तो किसी ना किसी कस्टमर के पैसे हैं या ऐसा कुछ है। फंड्स की मिस एप्लीकेशन बाय वन पार्टनर, ठीक है, तो वही दो पहलू हैं। ये पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या फर्म लायबल है। नंबर 2, अगर फर्म लायबल है टुवर्ड थर्ड पार्टी, चलो वो तो हो गया। अब आएगी घर की बात, और घर की बात में देखेंगे अच्छा क्या डिसाइड हुआ था। बात समझ आती है? चलो जरा पढ़ते हैं। द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस वेयर, यानी फर्म लॉस बियर करेगी। नंबर 1, वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइड, यानी अगर एक पार्टनर इंप्लाइड अथॉरिटी के कवर में किसी थर्ड पार्टी से कोई पैसे रिसीव करता है और उसको मिसयूज कर जाता है। क्लाइंट से पैसे लिए और यूरोप का ट्रिप मार आया, मिसेस को ले गया साथ। सो ये फर्म के पैसे थे और उसने मिसअप्लाई कर लिए। अब पॉइंट ये आता है कि फर्म ने किसी कस्टमर से मैंने किसी कस्टमर से पैसे पकड़े, उसने ऑडिट की फीस दी और मैं जाके बेगम को ट्रिप पे ले गया। अब क्या मेरे पास ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि मैं फर्म के बिहाफ पे वैलिड रसीट्स कर सकता हूं? अभी कल पढ़ा शायद गालिबन कि यस, रसीट्स एंड पेमेंट जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में है। तो अगर थर्ड पार्टी ने कहा मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी के ज़मरे में दिया है, तो थर्ड पार्टी तो हो गई इनोसेंट और फर्म हो गई लायबल। तो बात समझ आ गई जी। अगली बात, और या फिर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव मनी, पैसे पार्टनर ने नहीं लिए, फर्म के अकाउंट में आए हैं, और प्रॉपर्टी फ्रॉम द थर्ड पार्टी से पैसे फर्म ने लिए हैं, क्लाइंट ने हमारी फर्म के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, एंड एनी ऑफ द पार्टनर में सप्लाइड इट व्हाइल इट इज इन द कस्टडी, और मेरे पास चूंकि बैंक की एक्सेस थी, मैंने उन पैसों का इस्तेमाल कर लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो भाई फर्म तो जिम्मेदार है, फर्म ने पैसे लिए हैं, फर्म जिम्मेदार है। मैंने मिसयूज किया, मुझे अलहदा पकड़ेंगे, वो लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स में। शाबाश। पढ़िए जी जरा एग्जांपल 17 फिर। तो ये पुरानी ही बात थी जिसको हमने आज एक नए अंदाज से दोबारा से टेस्ट किया। एग्जांपल 17, क्या बेटे? अच्छा, RF misappropriated the security, subsequently RF misappropriated the security and abscond the other partner will be liable। अच्छा है, भाग जाना होना मेरे ख्याल है, हाँ उसका फरार हो जाना के मानों में आता है। एक ही बात है, इम्प्लाइड अथॉरिटी वाले भी जमरे में। अच्छा एक और बात, हमने ये डिफरेंशिएशन पढ़ा था इम्प्लाइड और अपेरेंट का चैप्टर 10 में, जबकि इम्प्लाइड और अपेरेंट एक ही बात है। अगर गौर करो, मैंने थोड़ा सा डिफरेंस समझाया था ना, सर्कमस्टेंसेस या फिर मैंने कहा था पोजीशन, तो बात तो एक ही है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि थर्ड पार्टी आपको कहां फंसा देती है। तो इस केस में आके जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा तो वहां पे दो बातें पढ़ी, सिर्फ एक्चुअल और इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो आप इसे इम्प्लाइड अथॉरिटी भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंस सेम होंगे जी। चलें आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। साइमा, एहसन, बारी तीनों पार्टनर हैं एक फर्म में। बारी ने पैसे रिसीव किए हैं 150,000 फ्रॉम वन ऑफ द फर्म्स क्लाइंट ऑफ डिफेंडिंग अ लॉ सूट। बारी विदाउट proceeding on the client request and informing other partners about the receipt of the amount, utilize the money for personal use। पैसे आ गए हैं और उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया है। Discuss the rights and liabilities of the partners and that of the firm with regard to Bari's Act। अगर आप 2 मिनट के लिए गौर करके देखो तो उसने पार्टनर्स की भी राइट्स और लायबिलिटी पूछी और फर्म की भी, यानी दोनों चैप्टर से आंसर हो रहा होगा। तो पहले तो बताओ क्या फर्म लायबल है इस पैसों के लिए, और फिर बताओ फर्म तो लायबल है, कौन सा पार्टनर लायबल होगा फिर, या सारे मिलके बेयर करेंगे। बात समझ आ रही है? तो जरा पहले बात करते हैं फर्म की। क्या फर्म इस 1.5 लाख रुपए के लिए लायबल होगी? लॉ फर्म थी, काम ही यही था सूट्स डिफेंड करना, उसने 1.5 लाख दिया कस्टमर ने, तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में आ गया। और उसने किसको पैसे दिए हैं? फ्रॉम
बारी ने ना रिसीव किया डायरेक्ट अमाउंट, हाँ तो बारी की तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, इसका मतलब फर्म वुड बी लायबल क्योंकि इस पार्टनर ने पैसे फर्म के ब्याह पर रिसीव करके मिस सप्लाई किए हैं, तो फर्म तो लायबल हो गई। अब बात आती है बिटवीन द पार्टनर्स, अब ये पैसे किसके हैं, फर्म के, किसने मिसयूज किए, बारी ने। बारी ने क्या किया, अब तीन चीजें हैं, फ्रॉड, विलफुल निगलेक्ट या रॉन्गफुल एक्ट, तो कौन सी चीज आई है, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा कहना चाहिए, फ्रॉड तो नहीं कहना चाहिए यार, फ्रॉड तो नहीं कहना चाहिए। फ्रॉड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है, पैसे पार्टनरशिप के पैसे हैं ना, सारे यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, इसलिए क्या कहूं, विलफुल निगलेक्ट कह दूं कि ये तेरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, रॉन्गफुल एक्ट कह दें। अगर तो अब हम इसे रॉन्गफुल एक्ट डिक्लेयर करते हैं तो फिर तो सारे लायबल है, और अगर हम कहें नहीं यार ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं है, ये विलफुल निगलेक्ट है, तूने ड्यूटी ब्रीच की है, तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए, तू अकेला बियर करेगा बारी। पढ़िए अब एग्जाम्पल, सोल्यूशन पढ़िए, उसने क्या किया, उसने विलफुल निगलेक्ट डिक्लेयर किया होगा, देखिए प्लीज। वो फर्म की लायबिलिटी के लिए लिखा हुआ है, नीचे विलफुल निगलेक्ट देखो। सो दोनों ही आंसर किए हैं उसने, रॉन्गफुल एक्ट के ऊपर भी हल्की सी बात की हुई है और विलफुल निगलेक्ट के ऊपर भी बात की है। चले आगे, क्लियर हो गया। अगला सवाल बड़ा आसान है, 2009 का सवाल है, इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में, और लिखा हुआ है लिस्ट द एक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्टनर एज हिज इंप्लाइड अथॉरिटी। ये तो आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा है, अगर आप देखो बहुत पुराना सवाल है, लायबिलिटीज बता दें जी, पार्टनर ऑफ द एक्ट, पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर और फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन। तो तीनों बातें डिफरेंट पूछी हैं, तीन प्रोविजन ऑफ लॉ पूछी हैं उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड 2012 में। चलूं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जी प्लीज। जी पढ़ ली सबने। करीम वो पार्टनर है जो लॉसेस शेयर नहीं करता, लेकिन हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई पार्टनर लॉसेस ना भी शेयर करता हो तो लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी जिस मर्जी पे उंगली रखे, असगर, बाबर या करीम में से वो पूरी लायबिलिटी पे करेगा। ये तो होगी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब आइए घर की बात, जब घर आएगा तो करीम क्या कहेगा, असगर बाबर जनाब मेरे पैसे दे दो, मैंने तुम्हें कहा था मैं लॉसेस शेयर नहीं करता। चले पढ़िए अब सोल्यूशन प्लीज। जी रिकॉल हो गया सारा, आगे चलिए पढ़ें अगला क्वेश्चन। लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, ये है जी स्प्रिंग 2018 का, एक दफा सवाल पढ़िए प्लीज और साथ ही सोल्यूशन बिल्ड कीजिए अपना। जी
अब बताइए हुआ क्या है, माजिद ने एक गाड़ी खरीदी विच केम फॉर रिपेयर, सोल्ड वन ऑफ द व्हीकल विच केम फॉर रिपेयर 10 मिलियन की, ऐसे ही है। जाहिद ऑन फाइंडिंग दैट, जाहिद कस्टमर है ना, ठीक हो गया, बिजनेस ऑफ सेल एंड रिपेयर ऑफ दिस, माजिद सोल्ड वन ऑफ द व्हीकल विच केम फॉर रिपेयर के लिए आई थी 10 मिलियन के लिए, उसने बेच दी। जाहिद ऑन फाइंडिंग, कस्टमर को पता चला कि इसके पास तो लीगल टाइटल ही नहीं है, उसने फर्म के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। जी बताइए, पहली तो फर्म की लायबिलिटी बताइए, फर्म तो लायबल हो जाएगी क्योंकि थर्ड पार्टी इनोसेंट होगी, और सेल परचेज तो वैसे ही इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है, तो थर्ड पार्टी ने फर्म को तो लायबल कर देना है, बेशक ये फ्रॉड हो, बेशक ये विलफुल निगलेक्ट हो, या बेशक ये रॉन्गफुल एक्ट हो। अब बात आती है आपस की, MEM की, यानी अब आपस में माजिद जिसने हरकत की है, माजिद ने की है ना हरकत, हाँ क्या माजिद अकेला भुगतेगा कि सारे भुगतेंगे? इसका मतलब है ये वैसे लगता नहीं ये फ्रॉड वाला काम है या विलफुल निगलेक्ट वाला, दोनों में से कोई एक आंसर करना पड़ेगा। विलफुल निगलेक्ट ज्यादा लग रहा है तो विलफुल निगलेक्ट में आंसर कर दो, नहीं तो इसको फ्रॉड में भी आंसर कर सकते हो, फ्रॉड में भी आंसर कर सकते हो कि अगर आपका टाइटल ही नहीं है तो आप बेच कैसे सकते हो, तो इट सीम्स लाइक अ फ्रॉड, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, वैलिड होंगे, अजम्पशन ठीक लेनी है। पढ़िए अब सोल्यूशन, उसने फ्रॉड पे कंफाइन किया होगा इस सोल्यूशन को, क्योंकि जैसा मैंने रीजन दी कि यार टाइटल नहीं है तो फिर क्यों बेच रहे हो, तो फिर तो फ्रॉड कर रहे हो, तो ये एक रीजन हो सकती है। जी डन। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए फिर जरा प्लीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 2018 का सवाल है। इस जैसी हमने एग्जाम्पल भी ऑलरेडी की हुई है। ये रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी पे है सवाल। जी पढ़ लिया सबने, वाजिद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी राइट कितनी लिमिट थी 20,000 कि उससे ज्यादा की चीज, लेकिन उसने कितने की बेची, अब 45,000 सेल परचेज तो इंप्लाइड अथॉरिटी में है, तो उसने आखिर में क्या पूछा है, फर्म एंड इट्स पार्टनर आर लायबल, क्या फर्म लायबल है? जी बिल्कुल लायबल होगी अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट हुई, हैव नो नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। और अब आए घर की बात, तो क्या वाजिद लायबल होगा? सॉरी वाजिद नहीं, किसने बेची है? वाजिद ने बेची है ना। अच्छा एक मिनट सर 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 ये खरीद रहे हैं, सॉरी मैंने ट्रांजैक्शन उल्टी पढ़ ली, फिर एक मिनट रुकिएगा। वाजिद सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज इतनी टू साकिब, अच्छा 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 साकिब को बेची है, साकिब पार्टनर है, हु डिड नॉट कंसल्ट विद अदर पार्टनर। साकिब किस रिस्ट्रिक्शन किस पे लगी हुई थी? 20,000 पे ना, साकिब पे, सॉरी जी मैं वर्ड चेंज कर लेता हूँ, साकिब पे रिस्ट्रिक्शन थी, तो साकिब ने अगर चीजें खरीदी हैं तो इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में फंस जाएगा, थर्ड पार्टी लायबल कर देगी। अब आते हैं घर की बात, क्या साकिब लायबल है टुवर्ड? यस बिल्कुल लायबल है, क्योंकि घर में तो रिस्ट्रिक्शन क्लियर थी ना, तो इसका मतलब फिर ये क्या कंसीडर किया जाए, फ्रॉड तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, विलफुल निगलेक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। भाई तेरे पे रिस्ट्रिक्शन थी कि तूने 20,000 से ऊपर की परचेजिंग नहीं करनी, तो तूने क्यों की? तो फर्म की जगह ये अकेला लायबल होगा, वाजिद रीइंबर्स करेगा ये सारा लॉस टू द फर्म। जी प्लीज पढ़िए जरा, सॉल्यूशन पढ़िए। जी डन। वो वाला डिस्कस नहीं किया उन्होंने, पार्टनर वाला डिस्कस नहीं किया, कर लेंगे हम कर लेंगे। क्वेश्चन पुराना है ना, सोल्यूशन पुराना है ना, परेशान हो, हम करेंगे, हम बताएंगे, क्योंकि उसने हमसे पूछा है whether the firm and its partner are liable to वाजिद। लेकिन अब देखो ना, एक सवाल ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने शायद यहाँ पे आके ना अपने आप को इस तरह देखा होगा, मैंने ये पूछा है फर्म या पार्टनर थर्ड पार्टी को लायबल होंगे कि नहीं,
मैंने आपस की बात नहीं पूछी, लेकिन अगर आप आपस की लिख भी दोगे तो गलत है। लेकिन मैं इसको इस एंगल से देखूं तो आई कैप ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी तक। जी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए प्लीज फिर, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। आज हमारा लेक्चर ज्यादा उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप अपना टेस्ट जो है, नॉलेज जो है पिछला, वो टेस्ट कर रहे हो। प्लीज 7 पढ़ें। जी तो वो कहता है कि रीजन आउट करें द वैलिडिटी ऑफ सूट फाइल बाय नौरीन ने फाइल किया केस 2,50,000 का फर्म के ऊपर। फर्म है जी SS एसोसिएट और उनका काम है जी, लॉयर्स हैं वो। लेकिन जो बंदी आई नौरीन, उसने 2.5 लाख रुपया दे दिया सारिम को, एक पार्टनर को, स्टॉक में मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जी बताइए फर्म लायबल नहीं होगी, क्यों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, हमने कहा था इंप्लाइड अथॉरिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, तो इसका मतलब इंप्लाइड अथॉरिटी के जमरे में नहीं आता, तो फर्म लायबल नहीं होगी। प्लीज पढ़िए, सोल्यूशन पढ़िए। डन। प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़िए। टोटल कितने क्वेश्चन है? 10। चलें 8 पढ़िए, कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो रही है इस चीज के ऊपर, जरा हाथ साफ हो रहा है। चलें जी प्लीज पढ़िए 10। फिर रिस्ट्रिक्शन वाली बात आ गई है दोबारा। सो सीम्स लाइक रेपिटेटिव क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जरा लेकिन पढ़ लें जल्दी से। जी डन। आसान है, रिस्ट्रिक्शन वाली बात है। चलो मैं आगे चल रहा हूं इसको स्किप करके। अगला सवाल देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, आसान सा सवाल 2020 में आया कि लिस्ट डाउन कीजिए रिस्ट्रिक्शंस जो कि इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो याद है वो हमने एक लिस्ट पढ़ी थी जो स्टेचुरी रिस्ट्रिक्शन कहलाती हैं, वो आपने स्पेसिफाई करनी थी। अकाउंट ओपन करना हो, प्रॉपर्टी एक्वायर करनी हो, डिस्पोज ऑफ करनी हो, तो वो सारी बातें स्टेचुरी रिस्ट्रिक्शन में आती हैं। चलें जी लास्ट क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन, प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़िए, स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन है। जी हुआ क्या जी, एक पार्टनर गया है बैंक बहराम, राइट, और उसने पार्टनरशिप के लिए लोन लिया, उसने कहा जी हमने काउंटर बनवाना है। अब बोरिंग जो है वो पार्टनरशिप के इंप्लाइड अथॉरिटी में आती है कि नहीं आती है? आती है। और वो पर्पस भी देखो वही है, ऑर्डिनरी पर्पस, कि भाई काउंटर बनवाना है पार्टनरशिप के बिजनेस का। अब बैंक तो इंप्लाइड अथॉरिटी के जमाने में क्या करेगा? लोन दे देगा। तो फर्म क्या हुई फिर? लायबल हुई टूवर्ड्स बैंक। अब आते हैं घर की बात, लायबिलिटी अमंग द पार्टनर्स। तो इसने क्या किया है? दुबई ट्रिप पे ले गया बेगम को, ठीक है। तो फिर अब ये इसने क्या किया? मिस एप्लीकेशन की फंड्स की, या अगर चलो अमंग द पार्टनर्स के, तो ये क्या हुआ फिर? फ्रॉड तो नहीं कहे इसे, क्या कहूँ, विलफुल निग्लेक्ट। तो डाल दूं इसमें, तो फिर अकेला इसी को लायबल कर दूं। चले पढ़िए अब जरा फिर। हैं? सॉरी, फ्रॉड में ना यार इंटेंशन बड़ी क्लैरिफाई होनी चाहिए। अगर और वो क्वेश्चन पढ़ के शायद मैं कहता हूँ समटाइम डिफिकल्ट हो जाएगा, अनलेस एग्जामिनर तुम्हें खुद हिंट दे दे कि फ्रॉड है।
या इसने फ्रॉड किया, जैसा टाइटल वाली बात पड़ी अभी। अदरवाइज सारा कुछ विलफुल निगलेक्ट के अंदर आ जाना है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है भाई। और एक और चीज़ भी है यहाँ पे, फर्म को लायबल ठहराने के लिए आपके पास एक और प्रोविजन भी मौजूद है। एक तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की है, एक मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की भी तो है कि भाई फंड्स फर्म के थे जो पैसे आए हैं लोन के और तूने मिस अप्लाई कर दिए, तो फर्म लायबल होगी। तो फर्म की लायबिलिटी आप दोनों तरह से बना सकते हो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली बात डिस्कस करके और मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड वाली बात डिस्कस करके। जबकि अमंग द पार्टनर की बात आएगी तो आप विलफुल निगलेक्ट में डाल के इसको अकेले को जिम्मेदार ठहरा देना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने जिस तरह कहा था कि फ्रॉड में ना गिरे तो विलफुल निगलेक्ट, और विलफुल निगलेक्ट में ना गिरे तो रॉन्गफुल एक्ट। जी डन, आगे आइए जी। और इस टॉपिक को छोड़ के हम एक आसान सा टॉपिक आज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत आसान सी बातें करेंगे, हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। और वो है सब पार्टनर का, यानी एक पार्टनर अपना राइट जो है किसी दूसरे स्ट्रेंजर को अगर ट्रांसफर कर दे तो हमने पढ़ा था इसे कहते हैं ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसे कहते हैं ट्रांसफरी। और मैंने कहा था, हमने इसकी टर्म पढ़ी थी, इसे सब पार्टनर कहा जाता है। लेकिन एक बेनिफिट पढ़ा था कि ये वो सब पार्टनर होता है जो कि एंजॉय तो करता है लेकिन लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज की नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी के रिलेशनशिप में फॉल नहीं करता। ना इसकी वजह से फर्म लायबल होती है, ना फर्म की एक्शन की वजह से ये लायबल हो। यही बातें पड़ी थी जी। एक्चुअली वही बातें यहां पे उन्होंने इसको फर्दर क्लासिफाई किया। देखिए जी, अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। एक पार्टनर अपना राइट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है फर्म के अंदर बाय सेल, वो सेल कर दे कोई, मॉर्गेज कि मैं कोई पर्सनल लोन ले लूं किसी बैंक से और उसको कहूं कि यार आप ऐसा करें, मुझे इंटरेस्ट चार्ज ना करें, मेरी एक पार्टनरशिप है उसमें मेरा 30% इंटरेस्ट है, मैं वो आपको सरेंडर कर देता हूं, मैं आपको सब पार्टनर बना देता हूं, तो आप मुझे लोन दे दें। तो बाय वे ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। क्लियर हो गए? फुली और पार्शली विद द कंसेंट ऑफ। अब पार्टनरशिप है ना, तो मैं अपनी मर्जी से तो ये कर नहीं सकता, आई नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स कि भाई मैं अपना शेयर जो है बैंक को मॉर्गेज कर रहा हूं अगेंस्ट माय पर्सनल लोन, अगेंस्ट माय पर्सनल लोन। ओके, ये बात समझ आती है? ये बिल्कुल इसी तरह है कि मेरी एक जायदाद है और मैं लोन लेने जाता हूं, तो मैं अपनी जायदाद गिरवी रखवा के लोन ले लूं। तो जायदाद की जगह अगर मैं अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट गिरवी रखवा दूं तो लोन ले लूं। ठीक है। अब राइट्स ऑफ ट्रांसफरी to share the profit. The transferee of a partnership interest is entitled to receive the share of profit of the transferring partner. Is that clear? अगली बात पे मैं अब डायरेक्ट जंप करके आ रहा हूं 3.4 पे, जरा 3.3 आखिर में पढ़ूंगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरी, सब पार्टनर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 1, ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट इज नॉट एंटाइटल्ड टू, नंबर 1, स्टेटस ऑफ अ पार्टनर, खबरदार तुम पार्टनर और ना ही तुम्हारे पास पार्टनरशिप का स्टेटस है। इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म, फर्म चल रही है, तुम टांग ऑपरेशन में नहीं आ सकते। रिक्वायर अकाउंट्स, खबरदार अकाउंट्स मांगे तो चुप करके प्रॉफिट लो जितना मिल रहा है, अकाउंट्स नहीं मांग सकते। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, ये नहीं कर सकते। देखो ऊपर लिखा हुआ इज नॉट, तो नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म की बुक्स भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इज नॉट एंटाइटल्ड टू चैलेंज द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्रीड टू बाय द पार्टनर, खबरदार इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते कि तुम अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट को चैलेंज कर दोगे भाई ये प्रॉफिट ठीक नहीं आ रहा। ठीक है। अगली बात, शैल नॉट एंटाइटल्ड टू स्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म डिसॉल्व नहीं कर सकते तुम। ये नहीं है कि तुमको भाई मैं सब पार्टनर, मैं फर्म डिसॉल्व करवाना चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन? सब पार्टनर।
छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है, ये पार्टनर तो है ही नहीं। कहने को हम उसे सब पार्टनर कह रहे हैं, इनफैक्ट वो तो सिर्फ प्रॉफिट का शेयर ले रहा है। पार्टनर तो वही बंदा है जिसने अपनी मॉर्गेज की हुई है, अपना राइट या अपना सेल किया हुआ। बात समझ आई? तो ये पार्टनर है ही नहीं हकीकत में, लेकिन फिर भी इसलिए लॉ मना कर रहा है कि तेरे पास ये इख्तियारात नहीं है, लेकिन कुछ इख्तियारात देने लगा लॉ ऑन द डिसोल्यूशन। कि फर्म अगर डिसॉल्व हो जाए और मैंने अपना राइट आगे किसी बैंक को दिया हुआ है तो उस बेचारे का क्या कसूर है? तो कहते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग, या मैं रिटायर हो रहा हूं या फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो ट्रांसफरी के पास क्या राइट आ जाएंगे? ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नंबर 1 द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड। तो जो एसेट्स मेरे हक बनता है पार्टनरशिप में वो अब मेरे लेंडर को मिल जाएगा, मेरे सब पार्टनर को मिलेगा, वो उसका राइट बन गया। यानी वो मेरी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, मैं अपनी पोजीशन जो है उसको दे दूंगा पार्टनरशिप वाली, कि वो आके खड़ा होके कहेगा अच्छा इसके एसेट्स में इतना हिस्सा सलमान का बनता है, ये मुझे दे दो। मेरी बात समझ आती है? जैसा फॉर एग्जांपल गुडविल का शेयर, नेट एसेट्स का शेयर, वो उसे मिलेगा। दूसरी बात, एन अकाउंट फॉर द फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर। लो जी, अभी कहा था खबरदार अकाउंट्स ना मंगी, खबरदार ऑपरेशन में टांग ना अड़ाई, तू प्रॉफिट के ऊपर चैलेंज ना करी, सूट ना फाइल करी। अब उसे क्या कह रहे हैं? तेरे पास राइट आ जाएगा कि वो कहेगा भाई किताबें लाओ, मुझे अपना शेयर देखना है, मेरा नेट एसेट का शेयर कितना बनता है, मेरा गुडविल का शेयर कितना बनता है, मैंने देखना है। तो लॉ कहता है डिसोल्यूशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, जिसने अपना राइट ट्रांसफर किया है आइदर बाय सेल और मॉर्गेज, उसके रिटायरमेंट के ऊपर ये दो राइट मिल जाएंगे। किसको? सब पार्टनर को। ये बात समझ आई? अब ये देखो एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन और उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है? ये जरा एक 26 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरे लिए, 26 एग्जांपल पढ़िए जरा। बल्कि जस्ट अ मिनट 26 नहीं, ये 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाकी दो कल कर लेंगे, सिर्फ 15 करके छुट्टी करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आके आपने सेट किया हुआ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। जी पढ़ ली एक दफा। तो अगर खूबसूरत सिनेरियो देखो तो ये एक फर्म है ZB जिसमें ये तीन पार्टनर थे, मकबूल, रूफी और शाम। और शाम का एक अपना एक बिजनेस है, राइट, किसका? कॉटेज इंडस्ट्री का। और उसके लिए उसे लोन चाहिए, राइट, लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है, किससे? दोस्ताना बैंक लिमिटेड से, DBL से। और उसको क्या कह रहा है जरा देखो, फ्रॉम दोस्ताना बैंक बाय ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट इन, कि भाई मेरा जो यहां पे इंटरेस्ट है ना, ये मैं तुम्हें सरेंडर करता हूं। तो ये क्या करना चाह रहा है? लोन के एवज मॉर्गेज कर रहा है अपना इंटरेस्ट। तो उसने आखिर में बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा, ये समझने वाली बात थी बस। देखो आगे उसने लिखा है टू द बैंक बाय वे ऑफ, लेकिन आखिर में सवाल देखो कितना आसान है। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप के मुताबिक मुझे राइट्स डिसेबिलिटीज ऑफ DBL बता दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट करनी थी, लेकिन बच्चों इसका आंसर ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो ये क्रैक नहीं कर पाए कि यार ये लोन ले रही है कॉटेज इंडस्ट्री और ये राइट सरेंडर किया जा रहा है। तो इनफैक्ट इस DBL को सब पार्टनर बनाया जा रहा है। इतना आसान सवाल था। और सेम क्वेश्चन दोबारा भी पूछा है कि अपने एक पेपर में, रिसेंट पेपर्स में से, मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह वो भी। सो होता क्या है, जब आपने पूरी पार्टनरशिप पढ़ी होती है तो आपको समझ नहीं आती राइट लायबिलिटी लिखने कौन से हैं, क्या राइट लिखें। तो लोगों ने अपनी अपनी वहां से बोंगियां मारी, फिर टका टका के राइट लिखे, टका के लायबिलिटियां लिखी।
ये तो अभी आपने टॉपिक पढ़ा तो इसने सारी एग्जाम्पल पढ़ ली और प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ ली तो आपको समझ आ गया कि अच्छा यार क्या बात कर रहा है। वरना पूरी पार्टनरशिप के 3 चैप्टर घूम रहे हो दिमाग में तो फिर ढूंढना आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कौन सी बात कर रहे हैं और कहाँ से आंसर करना है। मेरी बात समझ आई है? सो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इस जैसा सेम क्वेश्चन दोबारा आई के आपने पूछा है रिसेंट अटेम्प्ट में, क्योंकि उसे समझ आ गई, बच्चों को समझ ही नहीं आता रिलेशन, क्रॉस रिलेशन। बात समझ आई है जी? अब सोल्यूशन प्लीज देखो, और सिंपल वही कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ बैंक का नाम लिख के ट्रांसफरी की जगह बाकी सारी बातें कॉपी पेस्ट की हैं। देखो रिस्ट्रिक्शन वाली भी राइट वाली भी ऐसा ही है। सो ये इंशाल्लाह यहीं तक इख्तिताम करते हैं। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं इसके अंदर जो मेजर हैं, एक माइनर का और एक होल्डिंग आउट बाय पार्टनरशिप। तो होपफुली 2 नहीं तो 3 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम और हमारा सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अब सबसे पहले अपने जो रिसेंट 3 पेपर्स हैं, एक तो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा हुआ, 2 छेड़े हुए हैं, तो 2 कंप्लीट करेंगे। फिर हम उससे अगले लेक्चर में होपफुली वो 1 लेक्चर में मुकम्मल हो जाएंगे, नहीं तो 2 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना रिसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर करेंगे और उसके बाद एक क्लास रखेंगे और उसमें पिछले पास पेपर्स जो हैं उसकी बुकलेट मैंने ऊपर रखवा दूंगा, बल्कि मैं रखवाई हुई एक दफ़ा कंफर्म कर लो अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं अवेलेबल होगी तो मैं दोबारा कॉपी उन्हें भिजवा दूंगा, ठीक है। सो वो आप कलेक्ट कर लो, उसमें से हम 2-4 पास पेपर वहाँ से करेंगे और फिर सेशन का अख्तिताम है। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक वुड बी द लास्ट वीक फॉर दिस सेशन इंशाल्लाह, ठीक है। इंक्लूडिंग द पास पेपर्स बोल रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग द पास पेपर्स इंशाल्लाह। आप सबको साथ